Hello everyone, welcome to my YouTube channel MK Physics. Please like, share and subscribe my channel. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। आज जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डाइपोल बनाना है जो कि 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब इस डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंड कर ही चुके हैं और प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है अब किसी भी पॉइंट पर। पहले हमने एक्सियल पे करी, फिर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करी ड्यू टू एन डाइपोल। अब हम करेंगे पॉइंट पी पर। ये जो पॉइंट पी कोई भी हो सकता है, तो ये जो हमने पॉइंट पी इस डायरेक्शन में लिया है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आर वेक्टर है। सेंटर से जो पॉइंट पी की डिस्टेंस है वो है आर, जो हम जानते ही हैं। और अगर हम देखें तो यह एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। और जो P का जो आर वेक्टर, P पॉइंट का आर वेक्टर जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा। थीटा एंगल बना रहा है आर वेक्टर एक्सिस से। तो अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन की वजह से होगी, एक तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से और एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से। दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पर। ठीक है, तो जो इनका वेक्टर आएगा, इन दोनों का जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है P पॉइंट पर। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है क्योंकि ताकि हमारा डेरिवेशन थोड़ा सिंपल वे में हो सके। ठीक है, तो अब हमने ई वेक्टर मान लिया है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पर उसको हमने अज्यूम कर लिया है कि वो ई वेक्टर से हमने डिनोट की है। ठीक है, अब ई वेक्टर के हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल बना ही रहा है। तो जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो होगा ई कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो होगा ई साइन थीटा, क्योंकि एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से ही बन रहा है, इसीलिए ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। ठीक है, ई वाई, ई एक्स और ई वाई। अब ई एक्स क्या हो गया हमारा, ई कॉस थीटा कंपोनेंट, और ई वाई हो गया जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो हो गया ई साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ई कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, ई एक्सियल। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। और ई एक्सियल क्या होती है हमारे लिए, ई एक्सियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 2kp अपॉन आर क्यूब। ये हम डिराइव कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ई एक्सियल जो होता है वो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, और ई एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका कंपोनेंट ई कॉस थीटा है, इसीलिए क्या हो जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा। सिमिलरली जो ई वाई कंपोनेंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ड्यू टू एन डाइपोल होती है kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, हमने ये अलग अलग निकाल के कैलकुलेट की थी, पर हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही इसका जो लास्ट जो फॉर्मूला आ रहा है वो लिखा है, क्योंकि हमने डायरेक्ट एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर ड्यू टू एन डाइपोल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ड्यू टू एन डाइपोल। ठीक है, तो पहले हमने वीडियो में अलग अलग चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करके फिर ये हमने फार्मूला निकाला है 2kp अपॉन आर क्यूब और kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, ये दोनों वेक्टर कितने हैं, 90 डिग्री पर है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। इनका जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2ex ey कॉस थीटा। ये होता है दो वेक्टर्स का, अगर हम सब करते हैं ट्राइंगल लो से तो ये फार्मूला होता है, और पैरेललोग्राम लो से भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ई एक्स और ई वाई की वैल्यू रखेंगे। ई एक्स और ई वाई की वैल्यू क्या है, ई एक्सियल 2kp अपॉन कोस थीटा अपॉन आर क्यूब एंड kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा, अब थीटा क्या होगा, थीटा जो दो वेक्टर का हम सम ले रहे हैं उन दोनों के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे ये थीटा अलग है, बट ये जो यहाँ पे कॉस थीटा है ये कौन सा थीटा है, दो जो हमने वेक्टर लिए हैं जिनका हम वेक्टर सम कर रहे हैं उनके बीच का एंगल। तो एक्स और वाई के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री।
ठीक है। जो दो वेक्टर का हम एडिशन कर रहे हैं उन दोनों के बीच का एंगल होता है जब हम वेक्टर सम करते हैं। एंगल यहाँ इस केस में कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर cos 90 रखेंगे तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 डिग्री होती है। तो ये वाला थीटा अलग है जो हम साइन थीटा cos थीटा लिया है, और ये वाला थीटा अलग है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो वो जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, बचेगी ये दोनों टर्म। इसमें से हमने kp/r³ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आएगा बाहर kp/r³ और 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 की जगह 4 आएगा, क्योंकि 2 cos थीटा का तो हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो बचेगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये जो हमारा फाइनल फार्मूला है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होगी हमारे पास kp/r³ √of 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरी हो रहा है वो क्या हो रहा है थीटा वेरी हो रहा है। तो थीटा जब वेरी हो रहा है तो अगर हम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लें तो क्या हो जाएगा एक्सियल पॉइंट आ जाएगा। अगर थीटा बिल्कुल 0 हो जाएगा तो ये जो ई है ये ई एक्स पे आ जाएगा, और जो थीटा इक्वल्स टू 0 की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ई नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पॉइंट पर वो कितनी होगी kp/r³ और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब 3 + 1 4 को अगर हम 4 का रूट लेंगे तो 2 kp/r³। तो ये जो थी ये हमारी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी उसी का फॉर्मूला है ये। सिमिलरली अगर हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लें, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लें तो जो टर्म है पीछे वाली kp/r³ cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो सिर्फ बचेगा kp/r³। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी ड्यू टू एन डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम ये दोनों फार्मूले भी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो है कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमने क्या क्या लिख रखा है। टॉर्क निकालनी है ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फील्ड लाइंस किस तरह ड्रॉ करते हैं, इस तरह। ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या करा, एक डाइपोल रख दिया। लिखा तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया जिसका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो आप जानते ही हैं जिसका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना है थीटा है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। हम अभी लिखेंगे बट पहले आप समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेटअप होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल है वो थीटा है। अब आप किसी भी तरह रख सकते हैं, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा बनानी चाहिए। यहाँ पे हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने ऐसा लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, पर अगर हम डाइपोल बिल्कुल सीधा रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इस तरह ड्रॉ किया है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को एट एन एंगल थीटा रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या बना लिया है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम कोई चार्ज लाते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है QE। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम कोई चार्ज लाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है QE। तो यहाँ पे भी दो चार्ज हैं तो इन पर क्या फोर्स लगेगा QE। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर किस डायरेक्शन में लगेगा ये कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड तो QE होगा पर डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन है तो यहाँ पॉजिटिव से निकल रही होगी और नेगेटिव में जा रही होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई +Q चार्ज लेंगे तो ये +Q चार्ज किस तरफ मूव करेगा,
रिपेल होगा, प्लस वालों से तो रिपेल होगा और नेगेटिव की साइड मूव करेगा, इसीलिए जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की मान लो या फोर्स की मान लो, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ माइनस क्यू चार्ज, माइनस चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा, इसीलिए जो डायरेक्शन होगी वो होगी ऑपोजिट, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी माइनस क्यू की। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं हमने क्या क्या लिख रखा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर such that the orientation of the dipole is theta, such that the orientation is theta, ये हम बोल ही चुके हैं। now अब हम देखेंगे कि for translation motion there are two equal and opposite forces। ठीक है, तो अब इस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, क्यू ई तो मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट क्या है, डायरेक्शन चेंज है, और डायरेक्शन कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट, और सेम ही एक्सिस पर है ये दोनों। ठीक है, अगर हम इसको मिलाएं तो सेम एक्सिस पर हो जाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव, तो हम इसका जब नेट फोर्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं सेम एक्सिस पर, इसीलिए ये नेट फोर्स जो होगा डाइपोल पे वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, डाइपोल विल नॉट ट्रांसलेट, मतलब वह सीधा नहीं चल सकता, मतलब सीधा आगे या पीछे नहीं चलेगा डाइपोल, ये है इसका मतलब। नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कैसे मूव करेगा, फोर्स नहीं लग रहा होगा तो एक्सिलरेशन भी नहीं होगा बॉडी का, F इज टू एम में पढ़ा है ना आपने, तो फोर्स नहीं है तो एक्सिलरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये किस तरह बिहेव करेगा, अगर ये आगे मूव नहीं करेगा तो किस तरफ मूव करेगा। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि टू कंसिडर द डाइपोल फॉर रोटेशन, मतलब अगर कोई भी चीज़ बॉडी अगर रोटेट करती होती है, अगर कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उस पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं सेम एक्सिस पर, तब उस पर क्या लगता है, टॉर्क। टॉर्क आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये 11th क्लास का टॉपिक है। टू कंसिडर द डाइपोल फॉर रोटेशन, द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन्स, मतलब दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं पर दो एंड पर, मतलब डिफरेंट लाइन में, मतलब दो एंड पर अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हों तब क्या होता है, तब टॉर्क लगता है, इक्वल हो या ना हो, अगर दो एंड पर फोर्स लग रहे हों तो क्या होता है, एक टॉर्क फॉर्म करता है वो। ठीक है, तो अब इस डाइपोल पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। फोर्स तो क्यू ही है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को ला रहे हैं। ठीक है, तो अब टॉर्क, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दो फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ को हम आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो फोर्सेस लग रहे हैं डाइपोल के ऊपर, क्यू ई और माइनस क्यू ई, उसकी वजह से क्या लगेगा, उस पर टॉर्क लगेगा और वो रोटेट करेगा। तो क्यू ई फोर्स क्या है यहाँ पे, क्यू ई जो हम आपको बता ही चुके हैं, और आर जो डिस्टेंस है वो है 2a डिस्टेंस, क्यू ई 2a साइन थीटा। अब ई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2q2a, तो q2a क्या होता है, p वेक्टर। डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है q इंटू 2a, तो q इंटू 2a को हम p वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो अब जो हमारे पास फार्मूला आएगा टॉर्क का वो आएगा p e साइन थीटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अगर हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तब हमारा जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में जब टॉर्क लग रहा है डाइपोल पर तो वो कितना होता है, पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह हम पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। अब थीटा इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1, टॉर्क हो जाएगा पी ई। ठीक है, और अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपन ने डाइपोल को रख दिया तब क्या होगा, तब उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, वो रोटेट नहीं करेगा।
अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख दिया। और अगर हमने 90 डिग्री पर रख दिया डाइपोल को, तब क्या होगा, तब उस पर सबसे ज़्यादा वो लगेगा टॉर्क, सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा और वो रोटेट करेगा। नाउ अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल 1.20, 2 चार्जेस ऑफ 1000 माइक्रोकूलम, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। हम एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ 2 चार्जेस 2 मिलीमीटर अपार्ट, तो 2 मिलीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है और ओरिएंटेशन कितना है, 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दे रखी है 15 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। तो यहाँ पे चार्ज है 1000 माइक्रोकूलम, 1000 10⁻⁻6 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दे रखी है वो है 15 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। यूनिट देखकर हमें पता लगा लेना चाहिए कि हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। तो न्यूटन कूलम इनवर्स किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ओरिएंटेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो जो टॉर्क हमने निकाला था फॉर्मूले से वो कितना था, PE sin थीटा। तो Q × TE, तो Q × 2 है तो P की वैल्यू है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चार्ज हमें दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो 2 × 10⁻⁻6 तो हमारे पास आया डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर। P वेक्टर की यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर, कूलम मीटर। और टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा 2 × 10⁻⁻6 × 15 × 10⁴ sin थीटा, sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 × 10⁻²। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है टॉर्क = 15 × 10⁻²। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, टॉर्क की यूनिट होती है R/F। तो फोर्स की होती है न्यूटन, न्यूटन मीटर होती है टॉर्क की यूनिट। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।